डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का बच्चों हम कोर्स कर रहे हैं आपके साथ, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखें। क्लास 10th और क्लास 10th आईसीएसई 12th आईएससी बोर्ड एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। आज फिजिक्स में हम रिवीजन सेशंस की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कि आपका रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन रिवीजन शॉर्ट रिवीजन नहीं है, एग्जॉस्टिव कवरेज है कोर्स की। पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा रिवीजन के टाइम, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज और बहुत सारे प्रॉब्लम सेशंस के साथ। हम लोग सेकंड पार्ट कर चुके हैं और वहीं से क्योंकि हमने स्टार्ट किया था, लेट स्टार्ट किया था तो पार्ट सेकंड ही स्टार्ट किया था, वो पार्ट खत्म करके अब पार्ट 1 पर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहली यूनिट है वहाँ से काम शुरू कर रहे हैं और कूलम्स लॉ आज का टारगेट है, इसे करना है। तो बेसिक आइडिया क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उस बात को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। चार्ज एक चीज है, एक टर्म है फिजिक्स में, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। इस चार्ज के बारे में कहा जाता है कि चार्ज पार्टिकल के इन प्रिंसिपल 3 तरह के स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है। पहला तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पर हो सकता है। दूसरा हमारा पार्टिकल सी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से चल सकता है। और तीसरा कि हमारा पार्टिकल कुछ एक्सेलरेट कर सकता है, इसका एक्सेलरेशन हो सकता है। 3 तरह की चीजें हमारे किसी भी पार्टिकल में बेसिकली यही 3 है, तो चार्ज पार्टिकल के पास भी यही 3 स्टेट्स अवेलेबल है। जब हमारा पार्टिकल चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई फील्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, ई फील्ड डेवलप करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस 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 प्लस प्लस चार्जेस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन के फोर्सेस लगाएगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ होगा कि जहां जहां होता है करंट वहां होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिज्म, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म। ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इस तरह का कुछ दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चीजें साइमल्टेनियस रिजल्ट्स हैं चार्ज के मूव करने के। तो इसलिए कहा जाता है करंट के होते ही मैग्नेटिक फील्ड तुरंत आ जाती है। चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो अपनी विजिबल लाइट जो है, ये भी है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब यही है। ये जो फर्स्ट पार्ट अपने कोर्स का है, ये फर्स्ट पार्ट इन 3 टुकड़ों में डिवाइडेड है। ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2, ये पार्ट 3। जो वॉल्यूम 1 बुक का है वो 3 पार्ट्स में टूट गया। पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहला रहा है, और पार्ट 2 जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहला रहा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फंडे बिल्कुल अलग हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडे बिल्कुल अलग हैं। और ये तो वेव रेडिएशन थ्योरी है। ये सारा कुछ आज चार्ज की वजह से रहा है। तो अगर मैं जानबूझकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक कैनवास के नीचे लेकर आऊं तो ये पूरा का पूरा जो कैनवास है इसका नाम रख दिया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या रख दिया जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब चार्ज से होने वाले जितने भी फिनोमेना हैं उनकी स्टडी। अब ये स्टडी 3 तरह से हम लोगों ने तोड़ ली, क्योंकि चार्ज के 3 अलग अलग तरह के बिहेवियर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आगे चल के इनको क्लब भी करेंगे। शुरुआत यहाँ से होगी, तो चैप्टर जब बढ़ेंगे आगे तो कोर्स का बिल्कुल जो पीक है वो यहाँ मिलेगा,
और फिर इवेंचुअली एक छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बड़ा जरा सा है, इसे पढ़कर हम खत्म करेंगे और तो सारी कहानी यहाँ की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज रेस्ट पर है। इलेक्ट्रो चार्ज स्टैटिक्स रेस्ट। तो यहाँ क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? हम कहेंगे चार्ज एट रेस्ट। चार्ज के रेस्ट पर होने पर जो कुछ भी सामने आता है वो सारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये बात जरूर करनी चाहिए कि चार्ज आखिर क्या चीज होती है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं आता होगा तो फिर कुछ भी नहीं आता होगा। तो चार्ज के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहली बात, चार्ज क्या है वो देखो। चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स? इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आपको नाम लेना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का। इसके आगे और हमें जाना नहीं है और इसके अलावा और कुछ पढ़ना भी नहीं है। हमारे हिसाब से किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं। तीनों में न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे होता है। तो चार्ज सब इनकी प्रॉपर्टी क्या करती है? प्रॉपर्टी दैट कॉजेस रिपल्शन और अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेचर। जो इलेक्ट्रिक नेचर का अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स उनके बीच में डेवलप करता है उसे हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो मोटे तौर पे इस परिभाषा में कुछ खास नहीं है। जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पर चार्ज के बारे में बताया गया कि चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज प्रॉपर्टी है, पर चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉपर्टी का मतलब एक चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां वहां उसका चार्ज जाएगा, जहां जहां प्रोटॉन जाएगा वहां वहां उसका चार्ज जाएगा। तो प्रोटॉन अगर रेस्ट पे तो हम कहेंगे चार्ज रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे तो हम कहेंगे चार्ज रेस्ट पे। प्रोटॉन चलेगा तो कहेंगे चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हम कहेंगे चार्ज चल रहा है। कितने टाइप का है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स की चर्चा करते हैं। दो टाइप का है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे जीरो से बड़ा जीरो से छोटा समझने की गलती ना करें। नाम रखे गए, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, एक का नाम पॉजिटिव, एक का नाम नेगेटिव, बस ऐसा है। तो पॉजिटिव कौन है? हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया गया और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया गया, कुछ खास नहीं। अब टाइप्स तो हो ही गई। आपको पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस के बीच में, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्शन होता है। और गलती से अगर प्लस और माइनस आ गए तो यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन होगा। और जब रिपल्शन अट्रैक्शन आपको दिखाई दे जाता है तो आप खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, मजा आ गया, अच्छी चीज। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, ईमान पर चलना कैसा होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ये दोनों ही चार्ज स्मॉलेस्ट हैं। प्लस माइनस 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। इसके बाद डेसिमल में वैल्यू बहुत आगे तक होती है, बहुत और एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इतना सफिशिएंट है। चाहे इलेक्ट्रॉन और चाहे प्रोटॉन दोनों पर बराबर चार्ज होता है, बराबर मैग्नीट्यूड का होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज 1.6 प्लस 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स होता है। छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और इससे छोटा चार्ज क्वार्क्स में होता है, हमारे कोर्स में नहीं। तो अगर चार्ज के बारे में पता चल गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करना चाहिए? चार्ज का एडिटिव नेचर सोचना चाहिए। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर का मतलब है कि प्लस चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है, माइनस चार्ज उस फील्ड को उसी मैग्नीट्यूड से नलीफाई करता है। यानी इफेक्ट्स एक दूसरे के काउंटर करने वाले लोग हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसे किसी एक सिस्टम में रखा जाए जो आइसोलेटेड है, तो
तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोलेटेड। कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, कोई बॉडी सी है, और यहाँ पर है +1 कूलम चार्ज, +2 कूलम चार्ज, -4 कूलम चार्ज, और बोला जाए कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है। तो टोटल चार्ज का अर्थ है कि ए वाला चार्ज, बी वाला चार्ज और सी वाला चार्ज ऐड कर दिया जाए विद साइन, तो मेरे हिसाब से -1 कूलम बचेगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना हो तो उसके फर्स्ट पार्टिकल के चार्ज, सेकेंड पार्टिकल के चार्ज, थर्ड पार्टिकल के चार्ज एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सारे पार्टिकल्स के चार्जेस को शुद्ध रूप से ऐड कर दीजिए। और ये एडिशन जो आप कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि ये साइन के साथ हो। क्या हो बेटा? साइन के साथ। इंपॉर्टेंट है कि साइन के साथ आपको ये लेना है। अच्छी बात है, बहुत सही। और बताइए, छोटा सा आइडिया इसमें ये है कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। अगली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन क्या है उसे देख लो बहुत ध्यान से बेटा। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट्स में आना, डिस्क्रीट वैल्यूज होना। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के टर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है जिसका नाम है ए, एक बॉडी है जिसका नाम है बी, और आप ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके ही तो चार्ज ट्रांसफर करोगे भाई, कोई और तो ट्रांसफर हो नहीं सकता। नहीं, जब चार्ज है ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, और हम न्यूक्लियस में पढ़ के आए कि प्रोटॉन का भागना पॉसिबल नहीं, न्यूक्लियस से निकल पाना पॉसिबल नहीं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करेगा, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होगा। तो आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। जिसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है उसके पास माइनस चार्ज आ रहा है, दूसरे के पास प्लस आ रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन गए। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन गए। चौथा इलेक्ट्रॉन आया, 4 इलेक्ट्रॉन गए। इस तरह से आप पाओगे कि इसमें n इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इससे n इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। लेकिन 3.5, पौने 5, 5.25, 6 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला जो टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ही हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ट्रांसफर हो रही है इसे इंटीजर ही होना चाहिए। यानी बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में चार्ज ट्रांसफर होता है, और यही क्वांटाइजेशन है कि डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है। आपको 1e चार्ज मिलेगा, 2e चार्ज मिलेगा, 3e चार्ज मिलेगा, 4e चार्ज मिलेगा, इनके बीच की वैल्यूज अवेलेबल नहीं। और जब कुछ कुछ वैल्यूज अवेलेबल हो, सारी वैल्यूज अवेलेबल ना हो, तो हम कहते हैं कि चीजें क्वांटाइज्ड हो गई हैं। और क्वांटाइज्ड होने का मतलब कि कुछ स्पेशल वैल्यूज हमें मिलेंगी और हर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, पैकेट्स में चीजें रहेंगी, ये क्वांटाइजेशन। इसी तरह अगला एक आर्टिकल बेटा इसमें लिखा बोला जाता है और वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के जो मायने हैं वो क्या है, ध्यान से सुनो। In an isolated system, net charge of the system is constant. सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी आप ना तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाएंगे और ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ना आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसका मतलब आप चार्ज बना नहीं सकते, आप चार्ज खत्म नहीं कर सकते, नेट चार्ज खत्म नहीं कर सकते। अगर आप चार्ज का लेन देन नहीं कर रहे हैं, बाहर से कहीं चार्ज नहीं ला रहे हैं, तो किसी सिस्टम में चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो साइमल्टेनियस पॉजिटिव चार्ज आएगा जो काउंटर करके जीरो हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। पहले दोनों न्यूट्रल थे और अभी भी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए
तो दोनों पे मिलाकर नेट चार्ज 0 होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे चार्ज आ गया, लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम इन दो पार्टिकल्स को मिलकर बना था, इस वजह से पाया जाएगा कि सिस्टम अभी भी न्यूट्रल ही है। तो सिस्टम का न्यूट्रल रहना ये बताता है कि जितना चार्ज पॉजिटिव आ रहा है उतना चार्ज नेगेटिव आएगा। अगर हमने बाहर से लेन देन नहीं किया है, सिस्टम के अंदर ही कुछ भी हो जाए, चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए आइसोलेटेड शब्द अगर आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप मानकर चलिएगा कि आपसे गलती हो गई है और यहाँ नंबर कटेंगे। तो आइसोलेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। अब खेल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, यानी चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए। रेस्ट पर होने के बाद एक बड़ा खूबसूरत सा नियम है इस पूरे खेल में, उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चार्ज नाम की चीज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन है। इस दो कंडीशन को अगर ले लोगे तो ये लॉ काम करेगा। लॉ बिल्कुल एम्पिरिकल है, यानी पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, इसके पीछे थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। कूलम साहब ने 1800 समथिंग में चार्जेस के बीच के फोर्सेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है स्मॉल साइज्ड पार्टिकल, जिनके साइज को कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये पॉइंट चार्ज कहलाता है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि जो पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल रेस्ट पर है। अच्छा, तो एक चार्ज है जिसे Q कहा जा रहा है, और ये Q चार्ज पॉजिटिव ही हम एक्सप्लेनेशन के लिए लेकर चलते हैं, हालांकि नेगेटिव से भी बोला जा सकता है, और वो फिक्स है। इस चार्ज को सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज बदतमीज है, जिससे फोर्स हम एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर एक और चार्ज है जिसे स्मॉल q बोल रहे हैं, और ये भी पॉजिटिव है, और ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिसे हम r डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल r। अब आप देख पाएंगे कि दोनों ही पार्टिकल्स एक दूसरे पर रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव कंसीडर किए गए हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन लगाएंगे। मैं जानबूझकर इनके नाम में परिवर्तन कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ कुछ बातें बेहतर समझ आए। इस चार्ज को Q1, इस चार्ज को Q2 कहते हैं। इस सोर्स और टेस्ट की प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर बेहतर समझाऊंगा, अभी मुझे लगता है कि कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो ये फोर्स लगा है, ये फोर्स लग रहा है बेटा फर्स्ट पार्टिकल पर 2 की वजह से, और ये फोर्स लग रहा है बेटा सेकंड पार्टिकल पर 1 की वजह से। आपको ये बात नोटेशंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए। F12 का मतलब है कि फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स सेकंड की वजह से, F21 का मतलब है सेकंड पार्टिकल पर फोर्स 1 की वजह से। अब ये बात अगर आपको दिखाई सुनाई देती तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और इस फोर्स के बारे में इन साहब ने बताया कि F12 F21 के माइनस साइन के बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो साहब बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट मिलेगी, जो आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात, ये फोर्स साइमल्टेनियस सेम नेचर का है, यानी ये जो फोर्सेस हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। बहुत बड़ी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। इक्वल ऑपोजिट दो डिफरेंट बॉडीज पर सेम टाइम पर सेम नेचर की फोर्सेस कहलाती हैं एक्शन रिएक्शन। तीसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स भी नहीं बोलते हैं, ये सेंट्रल फोर्स होती है। क्या होती है बेटा? सेंट्रल फोर्स।
अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होती है? सेंट्रल फोर्स को तो कुछ इस तरह से सही से बोला जाता है कि एनी फोर्स व्हिच हैज अ फोर्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इस परिभाषा से दूर रहिए, एक कॉमन सेंस पकड़िए कि Q1 और Q2 ये दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, दो पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। इन पार्टिकल को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पिंक वाली जो लाइन बनी। अगर फोर्स इन लाइन के अलोंग ही लगता है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता तो आप कहेंगे ऐसा फोर्स जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स काम करता है वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स लगने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। अच्छा साहब, बढ़िया बात। तो तुरंत ये बताओ कि जो फोर्स लगाई इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये बताओ। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तुरंत पकड़ना मेरी बात, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है साहब, आपने Q1 और Q2 का प्रोडक्ट निकाल लिया। इसके बाद ये फोर्स और किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो ग्रेविटेशन जैसा हो गया, ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जवाब है हाँ, इसी वजह से इसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, ये फोर्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस अगर डबल करोगे तो फोर्स 1/4 टाइम हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो लिखा जाएगा Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये जब तुम खत्म करोगे तो लगाओगे K, और K का नाम होगा मेरे बच्चों कूलम्स कांस्टेंट। क्या नाम होगा? कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा साहब, ये कूलम्स कांस्टेंट की क्या यूनिट बनने वाली है जरा बताओ, और क्या वैल्यू होती है? कूलम्स कांस्टेंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यूनिट निकालने जाओगे तो लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। r स्क्वायर को ऊपर भेज दो और Q1 Q2 को नीचे भेज दो, तो यही बनेगा। अब इस K को और खोल लो, तो ये जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही वैल्यू टोटल मिला के बनती है इतनी। अच्छा साहब, सुनकर तो ठीक ठीक लगा, लेकिन एक बात पे बड़ी तकलीफ हुई कि K को खोलने के बाद अंदर भी कुछ और मिल रहा है, यानी K भी खुद कुछ चीजों से मिलकर बना है। जवाब है हाँ। तो ये जो चीज मिल रही है एप्सिलॉन नॉट, ये चीज है क्या? एप्सिलॉन नॉट कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो क्वांटिटी है इसको तब बेहतर समझाया जा सकता है जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से आ जाए या रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से आ जाए तो बेहतर समझ में आता है। पर फिलहाल इतना मान लीजिए कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। अगर स्पेस है, वैक्यूम है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। वहाँ मटेरियल है, कोई ऑयल रख दिया, वाटर रख दिया या कोई और मटेरियल रख दिया, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग हो जाएगी। मटेरियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग तरह से बिहेव करते हैं, और चार्ज पार्टिकल किसी स्पेस में जो भी मटेरियल मौजूद है वहां कितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है, ये मटेरियल और चार्ज दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो वो मटेरियल कितना इंटरफेयर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नाम की चीज को डेवलप किया गया। तो इस एप्सिलॉन नॉट का क्या खेल? इसकी वैल्यू बेटा अगर तुम यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी एक छोटी सी बात है, आप ये दो वैल्यूज नहीं भूलेंगे, 8.85 वाली और ये 9 × 10⁹ वाली। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इफ यू गो फॉर द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मूला तो f की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो आप बेटा वो ध्यान से देखो कि ये जो f लिखा हुआ है और ये जो f लिखा है एक ही बातें हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही लिख के चलूँगा, यही काम करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको एक बढ़िया चीज़ बताते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कूलम्स लॉ की ही मान लीजिए, या चार्ज के फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी मान लीजिए कि कोई Q1, मान लीजिए कि कोई Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे थे जैसे ये, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे जैसे ये।
बढ़िया फोर्स चल रही थी। यहाँ मान लेते हैं फोर्स F1 लग रही है, यहाँ भी F1 लग रही है। सर ऐसा क्यों F1 लग रही है? बेटे F1 एक्शन रिएक्शन बराबर ही लगेगी। मान लो कि यहाँ कोई और पार्टिकल आता है जिसको बोलते हैं Q3। तो Q3 ना सिर्फ Q2 पर फोर्स लगाएगा बल्कि Q1 पर भी फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा? जो भी लगाएगा। ये हो गया F2 और यहाँ हो गया F3। सर यहाँ Q3 है तो F3 लिख दिया, यहाँ Q3 है तो F2 लिखा। अबे नहीं, पेयर बदल गया। देखो Q3 Q2 का पेयर है, Q1 Q3 का पेयर है, तो फोर्स बदलेगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस तीसरे की प्रेजेंस में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी अगर तीसरा चार्ज आता है तो वो अपनी फोर्स लगाएगा, पर दो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, अगर ये नहीं भी था तो भी F1 है और ये प्रेजेंट भी है तो भी F1 ही है। वो नई फोर्स आ गई। और अगर तुम टोटल फोर्स लिखने जाओगे तो टोटल फोर्सेस के बीच में कुछ आ जाएगी, यानी नेट फोर्स बदल जाएगी। पर आपस का जो इंटरेक्शन है Q1 और Q2 के बीच की जो फोर्स है, जिसे F1 बोल रहे थे, वो Q3 की एब्सेंस में भी उतनी थी और Q3 की प्रेजेंस में भी उतनी ही है। यानी ये बात ध्यान रखनी है कि फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two charges is independent of presence or absence of any other charge। किसी भी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस से आपस की फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल फोर्स बदल जाए तो बदल जाए, बट आपस की फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात। अगर ये बात क्लियर है तो कुछ बेसिक सवाल इस पर करते हैं, ना? अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से काम शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q0 और यहाँ पर है जिसकी वैल्यू 2Q0 और इनके बीच का जो सेपरेशन बचा वो ये दिया हुआ है और ये वैल्यू दी हुई है D और कह रहा है कि फाइंड फोर्स बिटवीन देम। तुम्हें सुनकर हंसी सी आएगी कि ये तो बहुत लल्लू सवाल है। जवाब है हाँ, पर फोर्स लिखना सीख लो, उसके बाद इसकी डिटेल में जाएंगे। तो जो फोर्स आ रही है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2। और चार्ज में साइन रखने की आवश्यकता नहीं है, उसका बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। चार्ज का साइन फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और डायरेक्शन तो तुम रिपल्शन और अट्रैक्शन से लॉजिक से निकाल सकते हो। तो अगर डायरेक्शन तुम खुद ही सोच पा रहे हो तो तुम्हें साइन रखने की आवश्यकता नहीं। तो ये रखकर आप Q0 स्क्वायर लगा दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। तो ये लल्लू है, जवाब है हाँ, खूब लल्लू। तो इसमें कुछ और भी है आपके पास, बहुत बढ़िया सवाल है। मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है ऐसे, इस लाइन में यहाँ पर एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, ये 0 मीटर से। यहाँ पर एक चार्ज रखा है 2 कूलम का, 1 कूलम का ही, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पर रखा हुआ है 8 कूलम का, ये 2 मीटर्स का डिस्टेंस है। यहाँ पर रखा है 27 कूलम का, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर रखा है 64 कूलम का, ये 4 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पर रखा है 125 कूलम का, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। और इस कॉर्नर वाले पे नेट फोर्स निकालनी है। समझ में आ रही है आपको बात? जो भी सिस्टम आपको बना कर दिया गया, इस सिस्टम पर जो कॉर्नर पे 0 मीटर पर 1 कूलम का चार्ज रखा है, उस पर नेट फोर्स निकालनी है। अब इस नेट फोर्स को निकालने के लिए आप 50 जुगत लगाएंगे। और ध्यान से देखिए कि मैंने सारे चार्जेस को पॉजिटिव दिया। फोर्स पॉजिटिव के बीच रिपल्शन होती है और हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगती है। अगर फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम कर रही है तो प्लस की फोर्स रिपल्सिव। तो आप ध्यान देंगे तो दूसरे प्लस की भी फोर्स रिपल्सिव ही आएगी, तो ये फोर्स भी इधर ही आएगी। तीसरा वाला की भी फोर्स रिपल्सिव ही आएगी, तो वो भी इधर ही आएगी।
चौथे वाले की फोर्स भी रिपल्सिव आएगी तो वो भी इधर आएगी, पांचवे वाले की फोर्स भी रिपल्सिव आएगी तो वो भी इधर ही आएगी। तो ओवरऑल आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे पार्टिकल्स से एक ही तरफ पुश कर रहे हैं, तो सभी पार्टिकल की फोर्सेस को डायरेक्ट ऐड होना चाहिए। अगर फोर्सेस को बच्चा आप डायरेक्ट ऐड करने की विचार कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि पहले इनकी फोर्स लगते हैं, है ना। एफ नेट की जगह हम लिखते हैं के Q1 Q2 बाय बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। Q1 की जगह 1 है, Q2 की जगह 1 है, बीच का डिस्टेंस 0 और 1 के बीच का 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 अब 8 कूलम की वजह से फोर्स लग रहे हैं, और Q1 तो वही अपना जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सामने ये, और बीच का डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 2 मीटर्स का हो गया तो 2 स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर और के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। आप इन सब में से k कॉमन ले लीजिए, पहले टर्म में तो 1 बच रहा है। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और नीचे है 2 का स्क्वायर। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और नीचे है 3 का स्क्वायर। आप देखिए 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब और नीचे है बेटा 4 का स्क्वायर। 125 को लिख सकते हैं बेटा 5 का क्यूब और नीचे है बेटा 5 का स्क्वायर। आप डिवाइड करेंगे, नीचे 2 पावर ऊपर 3 पावर, सिंगल पावर बचेगी। जो आंसर आएगा वो होगा के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आप 1 2 3 4 5 ऐड कर दीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, तो यू विल गेट 15 के एज योर आंसर। और k की जगह अगर आपसे खोल कर लिखना है तो यू विल गेट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 15, क्योंकि सारा कुछ ऐसा ही मिल गया था, तो यू विल गेट आंसर इन न्यूटन्स ओनली। तो इस तरह से फोर्स लिखी जा सकती है। तो बेसिक आइडिया ये कि बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हो तो उनका वेक्टर सम निकाल लेना चाहिए। जब सवाल वेक्टर पर ही आ गया है तो हमें वेक्टर का एक और विचार करना चाहिए। वेक्टर के विचार में एक सवाल बड़ा ट्रेंड पे रहा है, हमेशा से किताबों में दिया होता है, क्लासरूम्स में हम करते हैं हमेशा, हालांकि पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये सवाल सिखाता बहुत कुछ। एक इक्विलेटरल टाइप का ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का साइड ए, साइड अगेन ए, साइड अगेन ए, और यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q और यहाँ पर चार्ज Q रखा है, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है तुम्हारे पास, इस पर F नेट कितना होगा, नेट फोर्स कितनी होगी। ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सिमेट्री सेम, और चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड बना रखे हैं वो भी आइडेंटिकल लिए हुए हैं। इस वजह से जितना फोर्स इस पर काम करेगा उतना ही इस पर काम करेगा, उतना ही इस पर काम करेगा। खेल रहा। अब देखिए बहुत ध्यान से बेटा कि मैं कह रहा हूँ कि प्लस प्लस होने की वजह से ये इधर रिपेल होगा, इसकी वजह से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और ये लाइन ऐसे ज्वाइन हो रही है दोनों पॉजिटिव होने की वजह से ये इधर रिपेल होगा। अब ये फोर्स को हम F1 बोल देते हैं, इस फोर्स को F2 बोल देते हैं। मेरी समझ में F1 की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच की फोर्स है, तो मुझे लिखना चाहिए K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सर Q1 Q2 बोल के Q लिख दिया, R की जगह A लिख दिया। Q1 मतलब ये वाला चार्ज, Q2 मतलब ये वाला चार्ज, R मतलब बीच की दूरी, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q और बीच के डिस्टेंस की जगह A। यू विल गेट K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। सर ये तो यहाँ भी मिल रहा है, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। कैसे मिल रहा है सर, Q1 Q2 तो यहाँ भी है और बीच का डिस्टेंस भी है, तो फोर्स तो बराबर हो गई। जब फोर्स बराबर हो जाए तो लेट्स से कि ये A नाम है इसका, लेट्स से कि ये A नाम है इनका। आप देखिए कि ये 60 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री। एंड यू विल नो कि यू ऑलरेडी नो कि F1 F2 60 डिग्री पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगा। और वेक्टर अगर लग गया तो तुम कहोगे कि किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। तो अगर ये बात समझ में आती तो तुरंत ही ये बात समझ में आएगी कि हमारा पहला वेक्टर भी a है और दूसरा वेक्टर भी a है। तो हमारा जो F नेट निकल कर आने वाला है उसमें हमारा पहला वेक्टर भी a है, हमारा दूसरा वेक्टर भी a है, और 2a और cos, और थीटा की जगह अगर तुम ध्यान दो तो ये 60 डिग्री डालना है, हमारे पास cos 60 आ गया। cos 60 की वैल्यू बच्चा 1/2 होती
इस वजह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और तीसरा वाला भी a स्क्वायर, क्योंकि a इंटू a मल्टीप्लीकेशन में। यू विल गेट स्क्वायर रूट ओवर 3a स्क्वायर, 3 तो रूट के अंदर फंसा रह गया और a स्क्वायर a बन के इसके जाल से बाहर आ गया। अब क्योंकि a की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, दैट इज k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा रूट 3 k क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। और ये जो चीज़ है ये है आपके लिए नेट फोर्स। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर फोर्सेस एक लाइन में ना हो, इंक्लाइंड हो, तो वेक्टर का एडिशन वाला लॉ आप इस्तेमाल करिए और दोनों को ऐड करिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। जैसा सवाल ये किया, इसी टाइप का सवाल कैलकुलेशन बढ़ाने के नाम पर स्क्वायर में बिठा दिया जाता है। कहते हैं कि एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस पे चार्ज रख दिए गए हैं क्यू क्यू, यहाँ भी रखा गया बेटा क्यू और यहाँ भी रखा गया क्यू, और इस साइड को भी ए बोला गया, इस साइड को भी ए बोला गया, इस साइड को भी ए बोला गया और इस साइड को भी ए बोला गया, और कहा गया कि बताओ इस पर नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स कितनी है? तो फिर वही बात, 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, पर फोर्स का जो जुगाड़ है वो तो बड़ा सीधा है। क्या? along the line joining, along the line joining। ये आप कैसे सोच पा रहे हैं? लॉ सीधा सीधा है ना कि along the line joining फोर्स लगेगी, पर भैया रिपल्शन या अट्रैक्शन कैसे सोच रहे हो? अरे तुम देखो, ये भी पॉजिटिव दिया है, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो सारे चार्ज सेम नेचर के, तो रिपल ही करेंगे। अब बात आती है कि सर ये वाला क्या करेगा? तो जुगाड़ लगा के नहीं, लाइन मिला लो, और जब तक लाइन नहीं मिलाओगे तो लाइन ज्वाइनिंग लाइन कैसे बनाओगे? तो वो इसे इस लाइन पे रिपेल करेगा। इस वजह से कोशिश करना चाहिए कि लाइन मिला लें पार्टिकल्स की, तब जाके फोर्स लगाएं। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उसे हम ए नाम दे रहे हैं, और ये जो फोर्स लग रही है वो लगेगी के Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। ध्यान से देखें, Q1 Q2 तो Q स्क्वायर बन गया, बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर। सर ये डिस्टेंस तो यहाँ भी मिल रही है, तो ये वाली फोर्स भी a ही बन जाएगी और कहलाएगी के Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी चार्जेस Q1 Q2 है और Q Q ही है, तो Q स्क्वायर बन गया, बीच का सेपरेशन a है तो a स्क्वायर बन गया। अब जो तीसरा फोर्स है, स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन √2a है। यहाँ का फोर्स कुछ बदल जाएगा, इसे b लिखते हैं, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय √2a और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन का स्क्वायर होता है, a के स्क्वायर से मतलब नहीं है, सेपरेशन के स्क्वायर से मतलब है। सेपरेशन इज √2a, तो फिर स्क्वायर भी किसका होगा? √2a का। सर हमारे पास 3 वेक्टर आ गए, हम तो 2 वेक्टर जोड़ना सीखे बचपन, तुम 2 जोड़ो, जो आए उससे तीसरे को जोड़ो। तो क्या किया जा सकता है? ध्यान से देखो, ये जो ये चीज आपको नजर आ रही है 90 डिग्री के एंगल, इस 90 डिग्री के एंगल पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है? बराबर मैग्नीट्यूड के? जी हाँ सर, बराबर मैग्नीट्यूड के। अगर बराबर मैग्नीट्यूड के तो ध्यान रखना, मेरी बात एक फंडा बता रहा हूं आपको कि 2 वेक्टर्स जो बराबर मैग्नीट्यूड के हों, अगर उन्हें जोड़ा जा रहा हो तो जितना उनका एंगल बनता है उसके बाइसेक्टर पे उनका रिजल्टेंट आता है। हम इसे a डैश बोल देते हैं। क्या बोल दिया? a डैश। जब a और a को जोड़ेंगे, इन 2 फोर्सेस को जोड़ेंगे तो a डैश आएगा। अब a डैश इस 45 के ही एंगल पर क्यों आ रहा है? क्योंकि डायगोनल भी 45 पे है और a के बीच का एंगल भी 90 ही है। तो जब भी 2 बराबर वेक्टर किसी भी एंगल पर मिल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। याद रखिएगा, इसका मतलब इस b वाली फोर्स और इस a डैश वाली फोर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी नेट फोर्स आ जाएगी। यानी अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि नेट फोर्स है a डैश प्लस b। बात तो सही है सर, b पता है हमें? हाँ सर पता है। a डैश पता है हमें? नहीं सर नहीं पता है, तो निकालना क्या है? a डैश। आइए साहब a डैश की बातें करें। 2 वेक्टर्स को जोड़ना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद करें बच्चा, लिखें स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान दें कि a की जगह पर भी मेरा a ही है ना, और b की जगह पे भी मेरा a ही है। हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो जो पहला और दूसरा वेक्टर है उनका नामकरण संस्कार और मैग्नीट्यूड एक ही है,
इस वजह से यहाँ पे ए लगा दिया, ये ए लिख दिया, दोनों के बीच का एंगल बच्चा 90 है तो बना दिया cos 90। cos 90 तहस नहस कर देगा दुनिया को और कहेगा कि हम तो जीरो हैं। दो ही टर्म बचेंगे, ए स्क्वायर जोड़कर बनेंगे 2a²। 2 रूट के अंदर फंस जाएगा और a² रूट से बाहर आ जाएगा। ये रिजल्टेंट है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक्चुअली a' ही तो है। a' की वैल्यू √2a है, और जानते हो कि a की वैल्यू क्या है, वो तो ये है, तो हम √2 को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर वैल्यू डालते हैं kq²/a²। और जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आप यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए। a प्राइम की जो वैल्यू आपके सामने पिक्चर में आ रही है और वो है √2 kq²/a² प्लस, यहाँ देखें तो b की वैल्यू क्या है, दैट इज kq²/√2a का होल स्क्वायर है। अगर इसे खोल लोगे तो ये 2a² बन जाएगा एंड दैट वुड बी द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। इस तरह के बेसिक वेक्टर से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। अब इसके अलावा कोई सवाल है तो ग्रेविटी से जोड़ के एक सवाल दिखा देता हूँ, इसके बाद हम क्लास भी ओवर करेंगे और अगले टर्म पे इस न्यूमेरिकल के सेशन को इलॉन्गेट करेंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आज तो सिर्फ कूलम्स लॉ की बेसिक बातें बताएंगे और किस तरह से उसका एप्लीकेशन है, किस तरह से फोर्सेस हम इस्तेमाल करेंगे वो बातें बताएंगे। एक पार्टिकल है ये, इस पर चार्ज है प्लस q, और एक पार्टिकल इसी का ठीक ऊपर है, उस पर चार्ज है प्लस q, और इसका मास है m, और इनको रखा गया है किस डिस्टेंस पर, तो जो डिस्टेंस है इसे बोला जा रहा है d। कहा जा रहा है ये अननोन है, क्या है बेटा, अननोन। एक अननोन चार्ज निकालना है, ठीक। क्या कहा जा रहा है, फाइंड q such that the particle floats in air। कुछ ऐसा करिए कि चार्ज q हवा में फ्लोट करे। तो साहब ये तो गड़बड़ बात है, हवा में कैसे फ्लोट करेगा? बड़ा सिंपल है, हवा में फ्लोट करने का मतलब है कि हमारा चार्ज पार्टिकल नीचे भी नहीं गिर रहा है और हमारा चार्ज पार्टिकल ऊपर भी नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जाता तो हम कहते हैं कि ऊपर जा रहा है, और नीचे जाता तो हम कहते हैं कि वो तो गिर रहा है, फॉल कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब अपनी जगह पे, ना ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस्ड है। बैलेंस होने का क्या मतलब है सर? बैलेंस होने के कुछ बेसिक मतलब है कि नीचे लग रहा है इसका सिंपल वेट जिसको mg बोला जा रहा है, और ऊपर लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्शन के कारण से इसे हैंग करा रही है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी तो वो हैंग कर पाएगा। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़कर ये पता करिए कि ये हैंग करेगा कब? करेगा तब जब ये रेस्ट पर रहेगा, और रेस्ट पर कब रहेगा? जब इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा। कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रहे हैं? दो फोर्सेस काम कर रही हैं, ऊपर वाली बराबर नीचे वाली। न्यूटन्स लॉस का 11th का कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कर दीजिए। फोर्स का जरा फॉर्मूला लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़का क्यू छोटा क्यू डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस d का स्क्वायर इक्वल टू mg। खेल ये है बेटा कि तुम्हें स्मॉल क्यू निकालना था। स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय, कैपिटल क्यू नीचे आ गया और d स्क्वायर को भी ऊपर जाना है तो यहाँ से d स्क्वायर ऊपर चला गया, एंड यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर ऑफ स्मॉल क्यू। ये बच्चा स्मॉल क्यू। तो इस प्रकार से आप देखें कि बड़े सस्ते सस्ते से चीज़ें हैं जहाँ से काम बन जाता है। आपको 2-3 चित्र दिखा देते हैं, इसके बाद अगले सेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। कूलम्स लॉ ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने, F इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। न्यूटन में आएगा अगर सारा कुछ ऐसा ही रखा है तो। और फोर्स कैसे लिखी जाती है? तो मान लीजिए कि यहाँ कोई एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स निकालनी है। एक पार्टिकल है जिसे q1 कह रहे हैं, एक पार्टिकल है जिसे q2 कह रहे हैं। इसे पॉजिटिव कहा गया, इसे नेगेटिव कहा गया। तो भाई साहब ये वाला चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज से रिपल करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर आएगा, जिसको हम लोग निकाल रहे हैं बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ से। और ये जो रिजल्टेंट है F1 प्लस F2 से निकल के आने वाला है।
तो ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो भी बताया वो सब कुछ मिलाकर इस चित्र में एक साथ लिखा हुआ है। अगर आपको एक क्लियर कट इमेज रखनी है कि कूलम्स लॉ की क्या इमेज हमें याद रहनी चाहिए तो ये रहनी चाहिए। एक और हिस्ट्री की बात बताते हैं। कुछ इस प्रकार का सेटअप दिखाई देता है वो कूलम्स एक्सपेरिमेंट का, जहां से कूलम्स लॉ डिराइव किया गया है। एक ये मेटालिक बॉल है जो चार्ज करके रखी गई है, एक ये मेटालिक बॉल है जिसे हैंग कराया गया है। इस चार्ज बॉल को जैसे इसके थ्रू आगे ले जाते हैं तो फिर इसमें रिपल्शन की वजह से घूमता है ना, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकता, बंधा हुआ है। तो इसके रोटेशन की एक्सेलरेशन को काउंट करके फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया गया और फोर्स के नेचर को समझा गया। ये थी कहानी कूलम्स लॉ की और कूलम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट की। फिलहाल आज का लेक्चर बच्चों ओवर करने का समय आ गया, मच मोर देन सफिशिएंट टाइम हो गया। कूलम्स लॉ उनके बेसिक प्रॉब्लम्स हो गए, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स और बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर में आई हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो करेंगे बच्चा अगले लेक्चर में। तब तक साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करते रहिए और मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में, ताकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ कर पाए और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे भी मूव ऑन करेंगे। चलिए फॉलो करते रहिए हमें, अपनी तैयारी करते रहिए। अगले लेक्चर में पावर पैक लेक्चर होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में।